सो अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 की, एयर एंड एयर पोल्यूशन की। मैंने गलती से ये आपको जो चैप्टर इसको मेंशन किया था तब मैंने इसको चैप्टर 4 लिख दिया है, ये चैप्टर 8 है। ठीक है, इसका क्योंकि चैप्टर 4 से लिंक था इसलिए आई थिंक वो मैंने बाय मिस्टेक वहां पर चैप्टर 4 मेंशन कर दिया था। अब एयर और एयर पोल्यूशन, अगेन हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने आपको डॉक्यूमेंट्री भी शेयर की हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर हमें जो लिवेबल एनवायरनमेंट है वो हमारा एटमॉस्फेयर हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। इसके अंदर मैंने कई डॉक्यूमेंट्रीज आपसे शेयर की हुई इससे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो मैं सारियों को ही कोशिश करूंगा इसके अंदर टच कर लूं जितना मुझसे पॉसिबल हो सकेगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिव्यू एंड पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो अगर हम इसको एटमॉस्फेयर को देखें, दी गैसियस एनवेलप सराउंडिंग अर्थ, तो ये गैस का वो एनवेलप है जो अर्थ के अराउंड है। ठीक है, अगर कुछ लोगों का अगेन साइंटिस्ट टू साइंटिस्ट डिफर्स कि एटमॉस्फेयर हमारे की थिकनेस कितनी है। कुछ का कहना है कि जैसे कि एप्पल के ऊपर उसका छिलका होता है उतनी थिकनेस है हमारे एटमॉस्फेयर की ऑन अर्थ। और ये आप देख भी सकते हैं, अगर आप ये साथ डायग्राम देखें तो यू कैन सी दिस ब्लू हेज, ये ब्लू हेज हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये जो है ब्लैक से, जब ब्लू से ब्लैक में ये ट्रांजिशन हो रही है, जो ब्लू हेज सी आ रही है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अब ये बेसिकली क्योंकि इतना इसलिए कम नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सारी गैसेस हैं। क्योंकि जो थिक होती हैं गैसेस वो सिंक कर जाती हैं, वो नीचे की तरफ होती हैं, और जो लाइट गैसेस होती हैं वो ऊपर की तरफ फिर आगे को ग्रेविटी से कैप्चर्ड होती हैं। ठीक है, जो डेंसर जो गैसेस हैं वो नीचे की तरफ है, इसलिए ये एक थिक हेज सा जो आपको ब्लू कलर का नजर आता है। तो कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये जो एटमॉस्फेयर है हमारा अर्थ का, ये कई किलोमीटर तक जाता है, 200 किलोमीटर जाता है, इतने किलोमीटर जाता है। कुछ का कहना है कि जी ये मून तक जाता है, कुछ का कहना है कि जी ये मार्स तक एक्सटेंड होता है, इतना ज्यादा है। ठीक है, बट नो बडी इज सर्टन। ठीक है, तो लेकिन मेजोरिटी जो गैसेस है वो बॉटम पे है, इसके हमने 4 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। देखिए, इसके जो मेजर गैसेस है वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बाकी थोड़ी सी आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस है इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है। ठीक है, लेकिन 99% जो है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। 1% के करीब सिर्फ ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अदर गैसेस सारी मिला के होती हैं। ठीक है, अब ये एनवायरमेंटल साइड आप देख लें, ये है हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर, जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है। बेसिकली 4 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, हर लेयर जो है वो दूसरी लेयर से डिफरेंट होती है, और जो इनका डिफरेंस है दोनों का आपस में, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक लेयर से दूसरी लेयर का जो डिफरेंस है वो बेसिकली किसी और चीज से तय नहीं होता, वो बेसिकली उस लेयर के टेम्परेचर से तय होता है। तो बेसिकली जो लेयर्स को डिवाइड किया जाता है, तो लेयर बेसिकली जो तय की गई है वो इस तरह से तय की गई है कि जैसे ही एक लेयर से आप ऊपर जाते हैं तो सडनली टेम्परेचर चेंज हो जाता है। मतलब अगर पहले ठंडा था तो अचानक से गर्म हो जाएगा काफी ज्यादा। इससे पता चलता है कि एक लेयर खत्म हो गई और दूसरी लेयर शुरू हो गई है। फिर उस लेयर से जब ऊपर की लेयर में जाएंगे सडनली दोबारा ठंडा हो जाएगा। ये टेम्परेचर बहुत रेडिकली चेंज हो जाएगा और बड़ा सडनली होगा। उससे पता चलता है कि आप तीसरी लेयर में एंटर हो गए हैं। तो बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस की बेसिस के ऊपर हमारी ये लेयर जो है वो बनी हुई है। और अगेन ये बात तो बड़ी क्लियर है कि नीचे की लेयर जो है वो ज्यादा डेंस है और ऊपर की लेयर कम डेंस है। तो ज्यादातर जो हमारी मेजर जो गैसेज है वो नीचे की लेयर्स में ही है। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं, नीचे वाली सबसे पहली हमारी लेयर जिसके सरफेस के ऊपर हम रहते हैं वो है थ्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस ऑन एवरेज 12 से 16 किलोमीटर है। पोल्स के ऊपर ये तकरीबन 8 किलोमीटर रह जाती है। ठीक है, क्योंकि अर्थ स्पिन कर रही है तो ज्यादा स्पिन की वजह से जो इक्वेटर है वहां ज्यादा होती है, तो इक्वेटर के ऊपर तकरीबन 16 किलोमीटर है, सबसे ज्यादा होगी। और क्योंकि स्पिन करी तो पोल्स के ऊपर सबसे कम होगी, वो 8 किलोमीटर हो जाती है। और ऑन एवरेज 12 किलोमीटर की रफली इसकी थिकनेस होती है ट्रोपोस्फेयर की। ठीक है, ये है पहली लेयर जिसके अंदर हम रहते हैं, जहां हम ब्रीथ करते हैं, जहां तमाम लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज होती हैं। जो हमारा वेदर है, जो टर्बुलेंट विंड्स हैं, स्टॉर्म्स हैं, मोस्ट क्लाउड्स, ये तमाम इस लेयर के अंदर होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर की जो लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर तकरीबन 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। यहाँ ज्यादातर स्टेडी विंड्स हैं, बहुत ज्यादा टर्बुलेंस नहीं है। जो कमर्शियल जेट्स हैं वो इस जगह पे फ्लाई करना पसंद करते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ टर्बुलेंस नहीं है एक, तो बहुत ज्यादा फ्यूल नहीं लगता उनका। और क्योंकि यहाँ जो एटमॉस्फेयर है वो जरा थिन आउट हो जाता है, तो जो अगेन जेट्स का जो फ्यूल है वो कम लगता है। ठीक है ना, फ्यूल बचाने के लिए जेट्स प्रेफर करते हैं इस एरिया में जाओ, और टर्बुलेंस नहीं तो ज्यादा उनको ट्रबल नहीं होता यहाँ पर चलाने में प्लेन्स को। ठीक है,
इसी लेयर के बिल्कुल मिडिल के करीब तकरीबन एक जो लेयर आ जाती है और जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर इज नॉट लाइक अ फैब्रिक शीट के जो अर्थ के अराउंड सराउंडेड है। ओजोन लेयर इसी तरह की एक गैस है, O3 की गैस है, जो एटमॉस्फेयर में अपनी डेंसिटी के हिसाब से एक सर्टेन लेवल के ऊपर मेंटेन रहती है, ठीक है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर का लेवल बनता है, ठीक है। इसमें O3 गैस होती है और ये अगेन कोई एक लेयर नहीं है कि जैसे एक चादर होती है उस तरह की। ये कुछ एरियाज के अंदर कुछ 4-5 किलोमीटर थिक है, कुछ एरियाज के अंदर इससे भी ज्यादा थिक है, ठीक है। तो ये एक थिक लेयर है, 5 से 8-10 किलोमीटर तक की थिक लेयर है, ठीक है। इसके अंदर O3 जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के O3 मॉलिक्यूल्स को ओजोन कहा जाता है, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहां पर होता ही है कि जब सन से चार्ज पार्टिकल्स या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है तो वो इस लेयर के साथ जब टकराती है तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको ये नीचे ग्राउंड पर नहीं जाने देती, जिसको हम यूवी रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। यूवी रेडिएशन ह्यूमंस के लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, डीएनए के लिए बेसिकली डेंजरस होती है। ये बेसिकली डीएनए के अंदर म्यूटेशंस करवा देती है, जिसकी वजह से बेसिकली कैंसर कॉज हो जाते हैं। और अगर ये लेयर ना होती तो ये यूवी रेडिएशन डायरेक्टली अर्थ की सरफेस पे आती और अर्थ की सरफेस के ऊपर तकरीबन हर तरह की लाइफ को ये खत्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती, जैसे कि और प्लैनेट्स के ऊपर ये कर रही है, ठीक है। तो ये जो ओजोन लेयर है ये बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव फैक्टर है कि ये यूवी रेडिएशन को रोक देता है। मूविंग अप टू द मेसोस्फेयर, अगली जो लेयर है वो मेसोस्फेयर की है। ये तकरीबन 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है, जो डायरेक्टली अबव द स्ट्रेटोस्फेयर है। यहाँ टेम्परेचर जो है वो सडनली ड्रॉप हो जाता है टू द लोएस्ट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, एज लो एज -138 डिग्री सेल्सियस या -216 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मीटियोर्स जो हैं वो ऑफन इस एरिया में आके बर्न अप हो जाते हैं फ्रॉम फ्रिक्शन विद एयर मॉलिक्यूल्स इन द मेसोस्फेयर, ठीक है। जो एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ होते हैं उनको इतनी जल्दी, क्योंकि जब मीटियोर्स आते हैं स्पेस से तो वो बहुत स्पीड पे आ रहे थे, वहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं होती उनको। तो जब यहाँ आते हैं तो एयर रेजिस्टेंस आने लग जाती है, तो वो उसको पुश करती है आगे से एयर, तो इस वजह से वो बर्न अप हो जाते हैं इसी एरिया के अंदर ज्यादातर। क्योंकि डेली की बेसिस के ऊपर कई मीटियोर्स अर्थ के ऊपर गिरते हैं, वो इस एरिया में आके बर्न अप हो जाते हैं, इसीलिए वो बहुत छोटे पार्टिकल्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय हुए हुए या बिल्कुल ना होने के बराबर सैंड की तरह के पार्टिकल्स की तरह गिरते हैं। इसलिए कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं होता, अदरवाइज बहुत हैवी इंपैक्ट भी हो सकता था अगर ये लेयर ना हो। और इससे ऊपर की लेयर जो होती है उसको हम कहते हैं थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर तकरीबन एक्सटेंड करता है 450 से 480 किलोमीटर तकरीबन एक्सटेंड करता है, 300 माइल्स तक। एंड अगेन इसकी कोई लिमिट नहीं है कि लोगों को, साइंटिस्ट को लगता है कि ये मे भी बहुत दूर तक एक्सटेंड करता हो। जो गैसेस हैं इज इन एक्सट्रीमली थिन एयर एब्जॉर्ब्स एक्सरेज एंड शॉर्ट वेव रेडिएशन, ठीक है। ये जो एरिया यहाँ पर जो गैसेस हैं वो बहुत थिन है, ठीक है, बहुत थिन एयर होती है यहाँ पर, बहुत कम बेसिकली कोई गैसेस होती है, बहुत थिन वाली होती है, बहुत लाइट वाली होती हैं। तो ये ज्यादातर एब्जॉर्ब कर लेती हैं एक्सरेज को, शॉर्ट वेव रेडिएशन को, जिसकी वजह से इस लेयर का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ के 1000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, दैट इज 1800 डिग्री फ़ारेनहाइट और मोर, ठीक है। द थर्मोस्फेयर इज इंपॉर्टेंट इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए जो सैटेलाइट्स होती हैं वो घूम रही होती हैं, because it reflects outgoing radio waves back to the earth without the use of satellites, ठीक है। अगेन हाँ, ये जो एक इसका फैक्टर जो है कि ये रेडियो वेव्स को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है अर्थ के ऊपर विदाउट द यूज ऑफ सैटेलाइट्स। और मेजर एक चीज कि यहाँ पर अरोराज होते हैं। अरोरा क्या होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर आपको ये लाइट्स नजर आ रही हैं, ये अरोराज हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अरोरा बोरियालस आपको दिखा रहे होंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, या तो ये अरोरा बोरियालस है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सन कोलाइड विद द गैस मॉलिक्यूल्स इन द थर्मोस्फेयर रिलीजिंग एनर्जी विजिबल एज लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। अब बेसिकली डिफरेंट केमिकल्स को अगर आप बर्न करते हैं तो उनसे डिफरेंट कलर की लाइट प्रोड्यूस होती है। सिमिलर इफेक्ट ये होता है कि ये डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये अर्थ के अंदर डिफरेंट गैसेस के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो डिफरेंट कलर की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे यहाँ ग्रीन नजर आ रही है ज्यादा आपको, तो इसमें पर्पल और इस तरह के डिफरेंट शेड्स भी बन सकते हैं। ये दोनों पोल्स पे होती है, नॉर्थ और साउथ के। पर मैं आपको ना साइंटिफिक एक एक्सप्लेनेशन इसके लिए सारी बता देता हूँ। अगेन आपने अगर देखा हो तो पहले मेरी वीडियोस तो आपको ज्यादा बेटर क्लियर हो जाती है। चलिए अर्थ जो ग्लोब यहाँ बनी हुई इसके ऊपर समझा देता हूँ मैं आपको। बेसिकली आप सबने वो मैग्नेटिक फील्ड तो देखे हुए होंगे अपने साइंस के बुक्स के अंदर। तो जैसे एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है उस तरह से अर्थ क्योंकि एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, अर्थ की कोर जो है वो मैग्नेट के तौर पे एक्ट करती है। वो जो अंदर स्पिनिंग कोर है, लिक्विड कोर मोल्टन मेटल की, वो मैग्नेटिज्म क्रिएट करती है और उसकी वजह से अर्थ भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट बन जाती है। इसी वजह से हमारे कंपासेस काम करते हैं, ठीक है।
So what happened? So if you see, अगर ये नॉर्थ पोल ले लें और ये साउथ पोल ले लें, तो यहाँ से बेसिकली तकरीबन अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यूं, जैसे ये राउंड, आपने देखा होगा पेपर के ऊपर शेविंग्स डाल के, या वो अपने साइंस की बुक में देखा होगा कि ये मेटल शेविंग अगर डाल दें तो यूं करके एक सर्कल्स बन जाते हैं, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड के, लाइक दिस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के अराउंड दूर दूर तक एक्सटेंड हो रहा होता है, ठीक है। तो जब सोलर रेडिएशन आती है और उसको हिट करती है, तो उसकी वजह से बेसिकली सन के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें हो रही है। सन के ऊपर एक न्यूक्लियर फ्यूजन चल रही है, ठीक है, जिसके अंदर न्यूक्लियर जो दो एटम्स है उनको फ्यूज करके जो उससे फ्यूजन से बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। उससे अर्थ के सन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, सुपर हीटेड प्लाज्मा भी होता है, और उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है सन का, वो उस तरह से मूव नहीं करता, तो वो बेसिकली सन के साथ मूव नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो कभी कभी टेंगल हो जाता है आपस में सुपर हीटेड प्लाज्मा की वजह से। जब टेंगल हो जाता है तो उसमें से बर्स्ट भी हो जाती है, जिसको हम ब्लैक स्पॉट्स भी, डार्क स्पॉट्स भी कहते हैं इसके ऊपर, ठीक है, सन की सरफेस के ऊपर। तो कभी कभी बर्स्ट हो जाता है, तो वहां से वो सुपर हीटेड प्लाज्मा और रेडिएशन बहुत सारा कुछ अर्थ की तरफ सोलर फ्लेयर या सोलर स्टॉर्म की तरफ से भेज देते हैं, ठीक है। और नेचुरली भी जब सन के थ्रू जो बेसिकली न्यूक्लियर रेडिएशन वहां से आती जा रही है कॉन्स्टेंटली, क्योंकि वहां पर फ्यूजन हो रही है, और वो कांस्टेंट रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स और चार्ज पार्टिकल्स सन से रिलीज होते रहते हैं और एटमॉस्फेयर में जाते रहते हैं। जब वो अर्थ के पास आते हैं, तो अर्थ की एक बहुत बड़ी प्रोटेक्टिव लेयर है, वो है इसका मैग्नेटिक फील्ड। वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराकर डिफ्लेक्ट होकर बाहर की तरफ को रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमें बेसिकली प्रोटेक्ट करता है इस तरह की चार्ज रेडिएशन से। इसी वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखेंगे तो एक साइड के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट सा है, बिल्कुल जैसे कि क्रश हुआ वो, और दूसरी साइड के ऊपर उसकी टेल बनी हुई है। बेसिकली इतने सालों से वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड वो जो है वो सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उस वजह से इसकी शेप इस तरह से है। तो वो कॉन्स्टेंटली आते रहते हैं रिफ्लेक्ट, लेकिन क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड पोल से जनरेट हो रहा होता है, तो पोल्स के ऊपर जाकर कुछ चार्ज पार्टिकल्स वापस अर्थ की सरफेस में एंटर हो जाते हैं। पोल्स के ऊपर से, क्योंकि अभी वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, वहां से वो एंटर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा होता है। तो वहां से वो जब एंटर हो जाते हैं, तो वहां पर वो अर्थ के साथ, जो अर्थ के अंदर गैसेस है उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। उन गैसेस के साथ जब वो चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट करता है, तो वो गैस डिफरेंट कलर की लाइट प्रोड्यूस करती है। तो जिस कलर की गैस, जिस गैस के साथ वो इंटरेक्ट करेगा चार्ज पार्टिकल, उस कलर की गैस लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो वो लाइट शो एक क्रिएट होता है आसमान के ऊपर, बड़ा मजेदार किस्म का, कि एक वो लाइट्स मूव कर रही हैं। लोग उनको, मतलब मिथिकल जो लोग थे पुराने, वो उसको सोचते थे कि पता नहीं क्या मिथिकल चीजें हैं। उसके बाद बहुत थ्योरीज थी, लेकिन दिस इज बेसिकली सिंपल फिनोमेना, ठीक है, जिसकी वजह से ये होता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अर्थ को बेसिकली प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सोलर रेडिएशन। इसके बाद फिर हमारा जो है, सॉरी, थर्मोस्फेयर है जो प्रोटेक्ट करता है, जो ज्यादातर जैसे एक्सरेज वगैरह को और इन चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन को, जिस वजह से अच्छा खासा गर्म होता है। और इसके बाद जो हमारी ओजोन लेयर है, वो बाकी की यूवी रेडिएशन जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इसीलिए लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल। दैट इज अर्थ इज अ वेरी यूनिक प्लेनेट। इस तरह का प्लेनेट आपको शायद बहुत मुश्किल से मिले दुनिया भर में, ठीक है। अब ये भी, क्योंकि हम ये डिस्कस कर ही रहे हैं, तो ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है, इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये बीबीसी ऑर्बिट के अंदर से मैंने आपको दिखाई थी, उसके अंदर बड़ी अच्छी एक्सप्लेन की गई थी। मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पहले हम इसी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। जो रेन वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है सामने आपके, तो अगर आप देखें तो जो सन होता है कॉन्स्टेंटली जो है समर के दौरान, जैसे कि इंडियन पेनिनसुला हो गया या डिफरेंट कंट्रीज हो गई, ठीक है, जो इक्वेटर पे स्पेशली पास पास होती हैं, होता है कि सन गर्मियों में बहुत ज्यादा लैंड को हीट अप कर देता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर की एयर भी गर्म हो जाती है। जब एयर गर्म होती है तो वो राइज करना शुरू कर देती है। जब वो राइज करती है तो नीचे एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है, जो कि समंदर से ठंडी हवा को सक इन करता है, दूर दूर से अपने पास से ठंडी हवा को सक इन कर रहा होता है। जो हवा ये होती है, ये राइज करके हॉट एयर ऊपर जाती है, तो कूल होनी शुरू हो जाती है, और कंडेंस होकर क्लाउड्स की फॉर्मेशन के अंदर नीचे वापस सिंक होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये जो समंदर से मॉइस्चर लेडन एयर होती है, ठंडी हवा, वो समंदर से मॉइस्चर लेडन एयर इस तरफ को आने लगती है, क्योंकि लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है गर्म हवा के राइज करने की वजह से। तो वो जब इस तरफ आती है, तो वो भी साथ साथ गर्म होकर राइज होना शुरू हो जाती है, और उसके अंदर का जो मॉइस्चर होता है वो भी राइज होकर क्लाउड्स की फॉर्मेशन करता है। और फिर वो जब सिंक होती है, तो बारिश की तरह जब ये क्लाउड्स के थ्रू बारिश होती है, हेल होती है, आपके स्नोफॉल होती है, ठीक है, ये सारा इसी के थ्रू होता है। अब इसमें डिफरेंट फिनोमिनाज एट वर्क होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जब ये चलते चलते, जैसे इंडियन पेनिनसुला की शेप है, मैंने आपको अपने कैबिन में भी समझाया था, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे जब ये क्वेश्चन पूछा था, कि जो जैसे कि इंडियन पेनिनसुला की शेप एक ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है।
उस ट्रायंगल की वजह से सारे ऑल अराउंड सी है और बीच में लैंड है जो गर्म हो जाता है, तो वो सारी वो एयर को वहां से पुश कर रहा होता है, जब ये यहाँ आती है तो ये ऊपर को राइज होना शुरू हो जाती है और ये कंडेंस हो जाती है। लेकिन फिर आगे जाकर ये एक बैरियर से टकरा जाती है जिसे हम कहते हैं द हिमालयाज। ये शायद दुनिया की सबसे बड़ी वॉल इसको कह लें यहाँ पे, ठीक है जी, बहुत बड़ी वॉल है जिसके अंदर एवरेस्ट और इस तरह के सारे माउंटेन्स आ जाते हैं, बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है। इसकी वजह से हवा राइज करना शुरू करती है और राइज करते 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 बहुत ऊपर जाके जब बहुत ठंडी हो जाती है तो इसके अंदर से बर्फ और स्नो इसकी शेप के अंदर ये फॉल कर जाती है और बाकी लैंड के ऊपर बारिश की तरह फॉल कर जाती है पीछे जाते हुए, और ये हिमालयाज का बैरियर क्रॉस नहीं कर सकती। इसी वजह से हिमालयाज के बिल्कुल पीछे द गोबी डेजर्ट इज प्रेजेंट। इसी वजह से मैंने आपको जब क्लास में बताया था कि डेजर्ट्स जो होते हैं वो डिफाइन गर्मी से नहीं किए जाते, वो डिफाइन होते हैं बेस्ड ऑन दी लैक ऑफ वाटर या लैक ऑफ रेनफॉल। तो एक डेजर्ट को अगर आपने डिफाइन किया तो बेसिकली लैक ऑफ वाटर होता है या लैक ऑफ रेनफॉल होती है, लैक ऑफ मॉइस्चर होता है बेसिकली। तो क्योंकि ये सारी हवा जो होती है राइज करते करते सारा पानी इस तरफ ही ड्रॉप कर जाती है, तो उस तरफ सिर्फ ड्राई एयर ही पहुंच सकती है, ठीक है। तो इसी वजह से वहां पर ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से गोबी डेजर्ट जो ठंडा डेजर्ट है और एक्चुअली इट्स ड्राई, दैट इज वाई इट्स अ डेजर्ट। तो बारिश की कमी की वजह से वो डेजर्ट है एज कंपेयर टू हीट, ठीक है। तो एक फैक्टर ये आपके सामने आ गया, ठीक है। इसी तरह से जब यही बहुत है शोर फिनोमिना बहुत। सी के ऊपर रिपीट हो रहा होता है, ठीक है, तो सी के ऊपर इसकी वजह से हरिकेन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। होता ये है कि सी के अंदर इक्वेटर के ऊपर जो होता है पानी वो गर्म हो रहा होता है, जबकि पोल्स के ऊपर ठंडा होता है, वहां बर्फ होती है तो उस वजह से ठंडा पानी होता है। और एक जो बड़ा मेजर फैक्टर है वो ये है कि जो वाटर है उसको वार्म करने के लिए 3 टाइम ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब यही एक मेजर इशू था जो ऊपर लैंड के ऊपर बारिश हो रही थी, क्योंकि सन तो हीट लैंड को और इसी को इक्वली कर रहा है, लेकिन सी के अंदर क्योंकि पानी है उसको वार्म करने के लिए 3 टाइम्स मोर एनर्जी चाहिए। तो लैंड जल्दी वार्म हो जाती है इसलिए वहां की हवा जल्दी राइज करना, इसलिए सी की ठंडी हवा मॉइस्चर लेडन हवा वो उस तरफ को आने लगती है और लो प्रेशर क्रिएट होता है और बारिश शुरू हो जाती है, और मूनसून का सिस्टम बेसिकली ये है, ठीक है। जब सी पे ये होता है तो यूजुअली ये होता है बेसिकली अटलांटिक में, पैसिफिक में, ये बहुत मेजर ओशंस हैं, बड़े ओशंस हैं, इंडियन ओशन में भी होता है, लेकिन बेसिकली अटलांटिक में और पैसिफिक में ही होता है बड़े मैसिव स्केल के ऊपर। इक्वेटर से बहुत गर्म हो जाता है, जब वो पानी गर्म होता है तो उसके ऊपर की एयर भी गर्म होकर राइज होना शुरू हो जाती है। ये जो एयर राइज होना शुरू होती है इससे लो प्रेशर क्रिएट हो जिसको फिल करने के लिए साइडों की ठंडी हवा आने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो इसकी तरफ आने की कोशिश करती है तो इसको एक इफेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं कोरियोलस इफेक्ट। ये मैंने आपको क्लास में भी समझाया था, ये कई बार हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये इफेक्ट मैंने आपको बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में बताया था कि किस तरह से होता है। तो होता ये है कि अर्थ क्योंकि स्पिन कर रही है, अगर आप वो बच्चों का एक जैसे वो होता है ना कि राउंड अबाउट होता है जिसके ऊपर आप एक तरफ खड़े हो जाए और फिर बच्चे उसको घुमाते हैं और चलते हैं उसके ऊपर जाते हैं, ठीक है, घूमते हैं गोल गोल। तो उसके ऊपर अगर आप खड़े हो जाए और उसको ना घुमा रहे हैं और उसके ऊपर एक बॉल फेंके तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी। लेकिन जब उस राउंड वर्ड को आप घुमा देंगे और बॉल स्ट्रेट लाइन में जितना मर्जी फेंकने की कोशिश कर लें, बॉल हमेशा बेंड हो जाएगी दूसरी तरफ को। क्यों? क्योंकि वो घूम रहा है। सेम ऐसा अर्थ के ऊपर होता है क्योंकि अर्थ घूम रही है, अर्थ स्पिन कर रही है अपने एक्सेस के ऊपर। तो आपकी जब एयर ट्रेवल करने शुरू करती है उस लो प्रेशर एरिया की तरफ सी के अंदर, तो होता ही है कि वो बेंड हो जाती है। जब वो बेंड होती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बेंड होते होते तो एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर चली जाती है। इसी वजह से एयर कभी भी उसके जो सेंटर का लो प्रेशर है ये वहां पहुंच ही नहीं सकती, वो तेज से तेज होती जाती है कॉन्स्टेंटली जाने की कोशिश करने के अंदर, लेकिन वो सेंटर में नहीं पहुंच सकती क्योंकि कोरियोलिस इफेक्ट तो हमेशा बेंड कर देता है। तो इसीलिए आई हमेशा जो हरिकेन की होती है वो काम होती है, वहां पर कोई ज्यादा विंड्स नहीं होती। लोग समझते हैं जब आई आती है तो लोग समझते हैं कि जी हरिकेन चला गया बस खत्म, बाहर निकल जाओ। जबकि होता ही है कि वो आई में होते हैं, वो आधे घंटे बाद जब आई पास कर जाती है उनके पास से तो फिर ट्रेलिंग विंड्स आती है, पीछे की विंड्स जो उससे भी ज्यादा डेंजरस होती है जो पिछली वाली थी। तो वो पूरा जो हरिकेन होता है वो एक्चुअली सेंटर से काम होती है उसकी आई। वहां पर क्योंकि जो सी की गर्म हवा है वो कॉन्स्टेंटली राइज करती जा रही है क्योंकि गर्म है, सी का पानी गर्म है, उसके ऊपर की हवा गर्म होती है, वो कॉन्स्टेंटली राइज करती है और एक लो प्रेशर क्रिएट होता जा रहा है। वो लो प्रेशर बढ़ता जा रहा होता है कॉन्स्टेंटली। अगेन डिफरेंट फिनोमिना वेदर के इसके अंदर, अगेन कभी बढ़ रहा है कभी उसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। सारे मैं कोशिश करता हूँ जितने कवर हो सके अभी। और जो बाकी हवा उसको लो प्रेशर को कवर करने आ रही है वो कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से बेंड हो जाती है। अगर कोरियोलिस इफेक्ट ना होता तो अर्थ के ऊपर हरिकेन्स ना आते, बिकॉज हवा बेंड ही ना होती इस वजह से, तो ट्रॉपिकल डिप्रेशन भी और ये सारी चीजें मुश्किल हो जाती। तो उसकी वजह से बेंड होती है और ये एक ट्रॉपिकल डिप्रेशन बनता है और उसके बाद ये एक हरिकेन बन जाता है। ठीक है, जो हरिकेन फिर उसकी 5 कैटेगरीज है, कैटेगरी 1 2 3 4 5 बेस्ड ऑन देयर विंड स्पीड। जो विंड स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतनी बड़ी कैटेगरी का वो हरिकेन होता है और उतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। अब ये घूमने लग जाता है,
कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ये हवाएं घूमने लग जाती हैं और बहुत तेज स्पीड में घूम रही होती हैं, और इसकी वजह से क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि वार्म सी की जो मॉइस्चर लेडन एयर है वो ऊपर जा रही है, उसकी वजह से क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश क्रिएट हो जाती है बादलों के अंदर, ठीक है। एक और फैक्टर जो इसके साथ आ जाता है वो सुपर हाई स्पीड की विंड्स है, क्योंकि ये इतनी तेज घूम रही है हवाएं अब आई के अराउंड उसके सेंटर में जाने के लिए, पहुंचने के लिए, क्योंकि लो प्रेशर है वहां पर, कि वो एक बहुत हाई स्पीड विंड क्रिएट कर देती हैं। और सबसे बड़ी बात, जब ये फिर घूमते हुए जा रहा होता है आगे, तो ये लैंडफॉल जब करता है तो बेसिकली अपने साथ समंदर का बहुत सारा पानी भी अपने साथ अंदर ले जाता है लैंड के साथ, जिसे हम सी सर्ज या स्टॉर्म सर्ज करते हैं। ये तीन बेसिकली हरिकेन की डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस होती है, डिस्ट्रक्टिव तीन। एक, बारिश होती है इससे बहुत ज्यादा। दूसरा, ये बहुत तेज हवाओं के साथ आता है तो दरख्त तक उखाड़ देता है, घर उखाड़ के फेंक देता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है इसकी वजह से। और तीसरे लेवल के ऊपर जब ये डिस्ट्रक्शन करता है तो ये, क्योंकि जब लैंड के ऊपर आता है तो सी का बहुत सारा पानी अपने साथ अंदर ले आता है, जिसे हम स्टॉर्म सर्च करते हैं या सी सर्च करते हैं, वो सी के अंदर से बहुत सारे पानी की एक दीवार अपने साथ ले आता है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा पानी अंदर इंडेट हो जाता है, उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो जाती है। लेकिन जो एक इसका बेनिफिट इसके अंदर जो एक लैंड के पर आने के बाद इसके एक जो फीचर है वो ये है कि क्योंकि ये अपनी एनर्जी सी से ड्राइव कर रहा था, गर्म वाटर जो सी का था उससे मॉइस्चर लेडन एयर से जो अपनी एनर्जी ड्राइव कर रहा था, वो लैंड पे आते ही खत्म हो जाती है सोर्स। तो जैसे ही ये लैंडफॉल करता है इसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है, इसकी विंड की स्पीड डाई ऑफ होना शुरू होती है, और ये लैंड के ऊपर आने के कुछ देर के बाद ही डिस्ट्रॉय होकर खत्म हो जाता है। अदरवाइज एक हरिकेन ऐसा भी है हमारे सोलर सिस्टम में, आई थिंक सैटर्न पे है, जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट, ठीक है। जुपिटर का जो ग्रेट रेड स्पॉट है ये एक हरिकेन है जो जुपिटर के ऊपर पिछले 200 से 300 सालों से देखा जा रहा है। साइंटिस्ट का कहना है इसके अंदर ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 3 अर्थ आ सकती हैं, और ये पिछले तकरीबन 200 साल से तो इसको देखा जा रहा है। उनका कहना है कि ये 300 साल से तो यहीं पर है। 200-300 साल पहले गैलीलियो ने इसको पहली बार देखा था और नोट किया था कि जुपिटर के ऊपर ये स्पॉट है, और वो आज तक चलो। उनका कहना है कि ये छोटा हो रहा है, इसके अंदर जो छोटी स्टॉर्म आती है वो मिक्स हो जाती है, फिर ये बड़ा हो जाता है और ये ऐसा ऐसा खत्म हो जाएगा। बट ये एक स्टॉर्म है वहां जो चलती रही, क्योंकि वहां पर उसको रोकने के लिए कुछ है ही नहीं, लैंड इस तरह का है नहीं, लैंड है ही नहीं, वो जुपिटर इज ऑल गैस, इट्स अ गैस जायंट। लेकिन अर्थ के ऊपर लैंड के ऊपर जब आता है तो नीचे से वार्म एयर, जो वार्म वाटर की वजह से जो एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा था वो खत्म हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये डाई ऑफ हो जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होकर ट्रॉपिकल डिप्रेशन बन के वापस खत्म हो जाता है। अब बेसिकली जो हरिकेन्स जो हैं वो अटलांटिक में आते हैं उनको हरिकेन कहा जाता है, और जो पैसिफिक के अंदर आते हैं उनको आम तौर के ऊपर टाइफून कहा जाता है। दोनों सेम चीजें हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं, सेम नेचुरल फिनोमिना है। बस होता ही है क्योंकि वो उस तरफ की कंट्रीज और हैं, इस तरफ की कंट्रीज और हैं। बेसिकली ज्यादातर जो अटलांटिक में आते हैं वो यूएसए की तरफ, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के रीजन में ही रहते हैं, ठीक है। वो वेस्ट इंडीज और इस तरह के आइलैंड्स पर जा सकता है, फ्लोरिडा, यूजुअली न्यूयॉर्क, इस तरह के मैक्सिमम न्यूयॉर्क तक जाता है आमतौर पर, ठीक है, अगर चला जाए कभी तो कभी कभार। अदर मेजोरिटी न्यू फ्लोरिडा और इस तरह के एरिया, न्यू ऑरलीन्स, इन एरियाज के अंदर होते हैं, ठीक है। अमेरिका का जो बेसिकली अमेरिका की ईस्ट कोस्ट है, समझ लें उसको एक किस्म की आप, साउथ ईस्टर्न जो उनका एरिया है, और इसी तरह से मेक्सिको, और इसके अलावा फिर ब्राजील टाइप का एरिया जो है इस तरफ जाता है, लेकिन ज्यादातर ये इस एरिया में रहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक आधी 2-4 कंट्रीज जो ज्यादातर एक ही तरह की लैंग्वेज है, एक ही तरह का कल्चर है, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है इतने मेजर। तो और रिलीजन भी ज्यादातर एक ही है, तो इस वजह से मेजर कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पर इनको हरिकेन्स कहा जाता है और इनको इजी नेमिंग का सिस्टम अमेरिकन ने बनाया हुआ है। और बेसिकली होता यह है कि इसको हर हरिकेन को नेम दिया जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, ठीक है। जो हरिकेन जो मतलब हरिकेन बहुत पॉपुलर हो जाए, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर जाए, जैसे कि हरिकेन कैटरीना था, तो ये नेम दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। लेकिन जो हरिकेन समंदर के अंदर ही फॉल कर जाता है, खत्म हो जाता है, बस लैंडफॉल नहीं करता, ये बहुत कम डिस्ट्रक्शन होती है, उससे याद भी नहीं रहता जिसको, तो वो हरिकेन का नाम जो है वो दोबारा लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है, और फिर दोबारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते रहते हैं जब तक कि उसकी बारी ना आ जाए। जिसकी बारी आती है और वो बड़ा स्टॉर्म बन के बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर देता है, वो नेम अब सेपरेट कर दिया जाता है और उसको दोबारा रीयूज नहीं किया जाता, जैसे कि कटरीना, सैंडी, विल्मा, ठीक है। तो ये सारे जो नेम है, आयरीन, और इसके अंदर एक चीज आपने और नोटिस की होगी सबने कि ये सारे फीमेल नेम्स हैं। तो बेसिकली हरिकेन्स को जानबूझकर फीमेल नेम दिए जाते हैं। उसकी वजह यह है कि साइंटिस्ट की स्टडी से ये पता चला कि बाय नेमिंग द हरिकेन्स एज फीमेल्स तो वो ज्यादा डेंजरस साउंड करते हैं और लोग उनको सीरियसली लेते हैं। अदरवाइज वो कहते हैं हमारी वार्निंग्स को लोग सीरियसली नहीं लेते, हम कह रहे हैं इवैक्यूएट करें तो नहीं करते। तो उनको फीमेल्स के नेम्स अगेंस्ट नेम करना शुरू करें ताकि लोग उसको सीरियसली लेना और उसको डेंजरस कंसीडर करें कि ये डेंजरस है, ठीक है। सेम यही होता है इन दी पैसिफिक ओशन।
जो कि अमेरिका की दूसरी साइड के ऊपर आ जाता है, जहां से फिर आगे बेसिकली चाइना, इंडिया, रशिया, सॉरी इंडिया कह रहा हूँ, चाइना, रशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और ये सारे आइलैंड्स और ये सारी चेन, थाईलैंड और ये सारी कंट्रीज आ जाती हैं यहाँ इस एरिया के अंदर, फिलीपींस। तो क्योंकि यहाँ इतने सारे कल्चर्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट वैल्यूज हैं, यहाँ वैसे इस एरिया में आमतौर पे एक जो हरिकेन है उसको टाइफून कहा जाता है। लेकिन उसकी नेमिंग पिछले कई सालों से नहीं हो रही थी, पहले बिल्कुल भी नहीं होती थी, ठीक है। और इसकी नेमिंग के अंदर इश्यूज ये थे कि रिलीजियस और कल्चरल फैक्टर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। हो सकता है कि आप के अगर कोई लेट सपोज के रिलीजियस अगर कह दें तो कोई अगर फातिमा रख दे नाम हरिकेन का, तो आयशा रख दे, इस तरह से कोई गंगा रख दे, ठीक है। तो इस तरह से कोई वो नाम इस तरह का रिलीजियस हो सकता है, मैरी रख दे, ठीक है। तो अब ये नाम रिलीजियस हो सकते हैं जो कि सेंटिमेंट्स को हर्ट करें। और आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि जहां जब नेमिंग का सिस्टम शुरू भी किया गया है अब, तो उसके अंदर भी नाम हर कंट्री से लिए जाते हैं कि आप अपने सजेस्ट कर दें अपने कल्चर के हिसाब से, और उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंट्री वाइज लगा दिया जाता है कि इस कंट्री की बारी, इसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस वक्त कौन सा नाम है। उसके बावजूद कई बार नाम चेंज करवाए गए हैं स्टॉर्म्स के, कि वो दूसरी कंट्रीज ने एतराज कर दिया कि ये नाम सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर नेम मुश्किल है, लेकिन अब की जा रही है, ये सिस्टम बनाया जा रहा है यहाँ पर भी इस एरिया में भी, क्योंकि अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज्यादा टाइफोन्स भी आने शुरू हो गए, बड़े हाई कैटेगरी के, कैटेगरी 5 के टाइफोन्स आते हैं जो बड़ी डिस्ट्रक्शन करते हैं इस एरिया के अंदर भी। अब जो कि पहले कई सालों बाद, 20-25 साल बाद आता था हरिकेन, वो अब हर कुछ सालों बाद, 5-4-2 सालों बाद आ जाता है। इस वजह से ये बड़ा जरूरी है कि इनकी अब नेमिंग की जा रही है, उनको सेटल किया जा रहा है। तो एक बड़ी डिस्ट्रक्टिव फोर्स है ये नेचर की, जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है, ठीक है। और ये बिल्कुल फॉर्म नहीं हो सकते थे अगर कोरियोलिस इफेक्ट ना होता। तो कोरियोलिस इफेक्ट इनको स्पिन मिलती है और इसकी वजह से ये अपनी सारी फोर्सेस की वजह से पूरा पावर के साथ अटैक कर देते हैं लैंड के ऊपर। लेकिन लैंड के ऊपर आते ही ये अपनी लूज कर देते हैं एनर्जी, क्योंकि लैंड से एनर्जी ड्राइव नहीं कर सकते और ये डिसिपेट होकर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, अब जो अगर आपको याद हो बीबीसी ऑर्बिट के अंदर, मैं इसको भी क्योंकि ये इसी एटमॉस्फेयर के चैप्टर के अंदर भी यहाँ पर ये डिस्कस हो रहा है तो मैं इसको डिस्कस करते जाऊं। अगर आप ये देखें अर्थ के ऊपर, ये जो फिगर बी बनी हुई है हमारे सामने, जो इसके ऊपर ये सर्कुलेशन सेल्स बने हुए अर्थ के ऊपर और ट्रेड विंड्स बनी हुई है, तो ये जो पूरा प्लेनेट यहाँ पर बना हुआ है इसके ऊपर बेसिकली ये इक्वेटर आ गया। इक्वेटर के ऊपर होता ही है कि सन की हीट की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। तो इस गर्मी की वजह से वाटर इवेपोरेट होता है लैंड से, हीट के ऊपर से हीट के एयर भी गर्म होकर इवेपोरेट होती है और ऊपर जाती है, राइज करती है, और राइज करके ये कंडेंस होने लग जाता है पानी ठंडा होने की वजह से, और फिर ये फॉल बैक करता है एज रेन। तो इसमें होता ही है कि जब ये फॉल बैक कर रहा होता है एज रेन, तो ज्यादातर यहाँ पर बारिशें होती हैं इस एरिया के अंदर, इक्वेटोरियल रीजन में, ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन के अंदर। इसी वजह से दुनिया के तमाम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं वो इक्वेटोरियल रीजन के अंदर है ज्यादातर, ठीक है, मेजोरिटी वो इसी इक्वेटोरियल रीजन के अंदर। जैसे ब्राजील का है जो पूरा रेन फॉरेस्ट है, इसी तरह से जो इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट हैं और कंट्रीज के अफ्रीका के अंदर है, वो इसी बैंड के अंदर होते हैं, जो इक्वेटर का बैंड बना हुआ है इस एरिया के अंदर, ठीक है। अब इस एरिया में हवा राइज करती है, ऊपर से सारी बारिश जो पानी होता है अपना यहाँ पर बरसा के, क्योंकि रेन फॉरेस्ट जो होता है वो बेसिकली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होता है, वहां बेहद हिसाब बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश, गर्मी होती है फौरन बारिश हो जाती है, गर्मी होती है फौरन बारिश होती है, डेली के हिसाब से बारिशें होती हैं, इसीलिए इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। तो यहाँ जब विंड राइज करती है, ठंडी होती है, नीचे बारिश हो जाती है, तो जो हवा ऊपर जा रही होती है वो बेसिकली सूखी होती है, उसके अंदर से सारा मॉइस्चर वो अपने नीचे बारिश की फॉर्म में बरसा देती है। और ये हवा ऊपर जब जा रही होती है तो ये टर्न हो जाती है कॉरियोलिस इफेक्ट की वजह से, जो भी हमने डिस्कस किया कि अर्थ स्पिन करी तो इसलिए वो हवा भी टर्न हो जाती है। जब वो टर्न होती है तो टर्न होकर वो आगे जा रही होती है ऊपर की तरफ। ये अगर आप देखें ये सर्कल, तो ये हवा यहाँ से राइज होनी शुरू हुई, ये टर्न हुई, यहाँ पर इसने सारी बारिश बरसा दी, सारा इसका मॉइस्चर यहाँ पर बरस गया, ये अब और टर्न हो रही है कॉरियोलिस इफेक्ट की वजह से और ऊपर की तरफ को जा रही है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की तरफ इस तरफ को जाती है राइट को, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये लेफ्ट की तरफ को जा रही है, ठीक है। अब ये जब जा रही होती है ये फिर टर्न हो जाती है, और टर्न होते होते ये आखिरकार ठंडी होकर डेंस हो जाती है और फिर ये नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है। जब फुल ठंडी होकर डेंस होकर नीचे की तरफ गिरना शुरू होती है, फिर गिरते गिरते ये टर्न हो जाती है और तकरीबन एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर गिरना शुरू होती है। तो जब ये गिरती है नीचे लैंड के ऊपर पहुंचती है, तो जहां पर ये पहुंचती है उस एरिया के अंदर पूरा बैंड जो होता है वो डेजर्ट का होता है। जैसे कि ये अगर बैंड आप देखेंगे, यहाँ पर सारा बैंड ये डेजर्ट होगा, यहाँ पर ही सहारा डेजर्ट है, इसी रीजन के अंदर आपका जो है अरेबियन पेनिनसुला है, पूरा अरेबियन डेजर्ट है जो, ठीक है। इसी लैटिट्यूड के ऊपर अमेरिका का जो डेजर्ट आते हैं, जो अमेरिका के अंदर एरिजोना वगैरह के, वो भी इस लैटिट्यूड के ऊपर आते हैं। इस तरह से नीचे की तरफ भी यही होता है सेम।
कि ये क्योंकि एयर अपना सारा मॉइस्चर यहाँ छोड़ गई होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि डेजर्ट इज नॉट डिफाइंड बाय हीट, इट इज डिफाइंड बाय द लैक ऑफ वाटर या द लैक ऑफ मॉइस्चर। तो सारा मॉइस्चर, सारा पानी अपना यहाँ छोड़ गई, तो यहाँ ड्राई एयर आके फॉल करती है। इस वजह से इस लैटिट्यूड के ऊपर तमाम एरिया के अंदर, इसके यहाँ साउथ के अंदर भी ऐसा ही होगा कि यहाँ तमाम डेजर्ट होगा। और फिर ये हवा लैंड के ऊपर गिरते हुए फिर दोबारा टर्न होना शुरू हो जाती है, और ये वापस एक सर्कल के अंदर वापस रेन फॉरेस्ट से ओरिजिनेट होकर फिर दोबारा उस तरफ जाती जाती है। इस तरह से एक साइकिल, ये सर्कल कंप्लीट होता है साइकिल, फिर ऊपर की तरफ एक और साइकिल होता है, उसके ऊपर नॉर्थ पोल तक एक और साइकिल होता है। सेम नीचे की तरफ साउदर्न पोल के अंदर, साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर होता है एक ये सर्कल होता है, इसके बाद एक और ये जो होता है सर्कल होता है, और एक और सर्कल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली 6 सर्कुलेशन बैंड्स बन जाते हैं ओवरऑल, 3 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 3 साउदर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए बेसिकली 6 ये सर्कुलेशन सेल्स होते हैं जिसके अंदर ये सर्कुलेट हो रहे होते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर जो विंड्स की डायरेक्शन की वो तय होती है। तो अगर आप ये देखें इक्वेटर से ऊपर की तरफ ये ट्रेड विंड्स जो हैं, आप ये देख सकते हैं कि ये ट्रेड विंड्स एक डायरेक्शन में जा रही हैं। लेकिन अगर आप इससे ऊपर वाली लैटिट्यूड के ऊपर, डेजर्ट वाले लैटिट्यूड के ऊपर चले जाएं, तो यहाँ पर वेस्ट्रीज आ जाती हैं। ठीक है ना, वेस्टर्लीज विंड्स होती हैं जो ऊपर की तरफ जा रही होती हैं वेस्ट की तरफ को। ठीक है, जो इस तरफ वेस्टर्लीज इनको कहा जाता है, जो कि टोटली डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। जो ट्रेड विंड्स वगैरह होती थी ये वेस्टर्लीज होती थी, इनको एक्सप्लॉइट करके यूरोपियन एक्सप्लोरर्स जो थे वो इंडिया तक आते थे। इस तरह से ऊपर पोलर फिर एस्ट्रीज होती है कि वो वहां से नीचे की तरफ आ रही होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी ट्रेड विंड्स ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये ट्रेड विंड्स को यूज करते हुए आते जाते थे। ठीक है, इस तरह वेस्टरीज नीचे की तरफ लेके जा रही होती है हवाएं। तो आई होप ये आपको आइडिया समझ में आ गया हो। ये आगे कोरियोलिस इफेक्ट यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है, अर्थ की रोटेशन क्योंकि इस तरफ को है, तो अगर आप कोई चीज स्ट्रेट फेंकेंगे यहाँ से नॉर्थ पोल से यहाँ तक भेजेंगे, तो बेसिकली यहाँ नहीं जाएगी क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, तो वो इस तरफ को बेंड हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द कोरियोलिस इफेक्ट। तो वो बेसिकली कोरियोलिस इफेक्ट विंड को भी इस तरह बेंड कर देता है और ओशन के करंट्स को भी इस तरह बेंड कर देता है। तो ये देखिए ना, अगर आप साउथ से फेंकेंगे तो भी इस तरफ को बेंड हो जाएगी, इस तरफ से फेंकेंगे इस तरफ बेंड हो जाएगी। सॉरी, दिस इज ऑल ड्यू टू द कोरियोलिस इफेक्ट। तो इस डायग्राम को भी अगर आप देख लेंगे थॉरोली, तो आपको समझ आ जाएगी कि कोरियोलिस इफेक्ट किस तरह से काम करता है। ओके, बाकी चैप्टर मैंने डिटेल में डिस्कस किया था आप सबके साथ, ये आप इसको वहां से देख सकते हैं। ठीक है, हम इसको फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये अगेन आपको मैंने जो डिस्कस किया था कि जैसे रूरल एरियाज होते हैं यहाँ पर वो जो है एयर टेम्परेचर कम होता है यूजुअली, और जैसे जैसे आप अर्बन की तरफ, सबर की तरफ जाते हैं, कमर्शियल एरिया की तरफ, तो ये बढ़ना शुरू होता है, और फिर जब बिल्कुल डाउनटाउन में पहुंच जाते हैं तो सबसे पीक पे पहुंच जाता है। तो जहां जहां वो पार्क्स वगैरह आते हैं वहां वो नीचे प्लमेट हो जाता है, और फिर जहां पर लैंड आता है वहां से बढ़ जाता है ये टेम्परेचर। ये डस्ट डॉम्स होते हैं, और इस तरह कैसे ये विंड की डायरेक्शन की वजह से मूव कर जाता है दूसरी एरियाज के अंदर।